तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसी चैप्टर के, और लगभग मोर देन 80% कोर्स हमने कवर कर लिया है। आज मेरी कोशिश है कि आज और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपके 9-10 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखते हैं हम कब इसकी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे भी रहेगा, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है चलते चलते, और साथ के साथ आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, जिससे कि आप जो भी मैं बता रहा हूं, या जो भी मैं आपको ट्रिक्स लिखा रहा हूं, या जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो आप साथ के साथ चलते चलते नोट्स करते रहें। उससे क्या आपका शॉर्ट नोट्स बनेंगे, आप ही का फायदा है, आप ही का लाभ है, किसी और को लाभ तो मिलने नहीं वाला। ठीक है ना? अब पिछली वीडियो में हमने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होगा लेक्चर नंबर 7 में हमने क्वांटम नंबर सीखी थी। उसके अलावा हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी देखा। अब उसी से मिलता जुलता पार्ट है, उसको हम देख लेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आज हम करने वाले हैं, अगर मैं आपको आज का ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले हम करेंगे नोड। उसके बाद हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी है। ये वाले टॉपिक्स इतने इजी है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको ये याद हो गया तो इस पे क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आते हैं। मुझे लगता है ये वाले टॉपिक्स में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। नीट में आपके हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन क्लास 11th का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार क्वांटम नंबर्स में से आ जाएंगे, एनर्जी फॉर्मूला में से आ जाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्लास 11th का एग्जाम आप सबको देना है, चाहे आप नीट की तैयारी करो या ना करो, क्लास 11th में पास तो होना है ना। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को आप समझ लोगे, नोट कैसे निकालने हैं ये आप समझ लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। और यही आज का छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट ही करूंगा। तो बताओ, स्टार्ट करें? ठीक है, सबसे पहला आता है टॉपिक नोड। अब ये नोड क्या है? तो देखो, सिंपल सी चीज है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल से पहले नोड में इसलिए करा रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल को पहले रख लो या नोड को पहले रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भटकते नहीं है। नोड क्या होता है, चलो देखो। जहां पर भी ऐसा रीजन जहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना शून्य हो जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिल सके, उसको क्या बोलेंगे? नोड। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी, वेव फंक्शन क्या होता है, श्रोडिंगर ने क्या बताया था? साई। ठीक है, ये होता था ना, मैं लिख देता हूं, साई। ठीक है, ये क्या होता था? वेव फंक्शन होता था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखवाई थी, डो स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस ई इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू जीरो। वो वाली इक्वेशन मैंने आपको पूरी लिखवाई है ना? अरे लिखवाई है कि नहीं? चेक कर लेना पिछले वीडियो में जाके। और साई स्क्वायर मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब इस केस में? जब जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो, तो वहां पर हमारा साई स्क्वायर क्या होगा? जीरो होगा। सिंपल सी बात है, यही होगा ना। जब वहां पर फाइंड ही ना हो सके, जहां पर इलेक्ट्रॉन हो ही ना, तो उसके लिए साई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो होता है हमारा नोड, जहां पर हमारी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है मेरा एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड को समझने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, इसके फॉर्मूलाज याद कर लो। क्योंकि कोई भी क्लास 11th में आपका ये तो लिखने के लिए आएगा नहीं कि रेडियल नोड को बताओ, एंगुलर नोड को बताओ, इस पे से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बेसिकली इसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, n माइनस एल माइनस वन। अब आप कहोगे एन क्या है, एल क्या है? अगर जिसने पहले पढ़ के आया है क्वांटम नंबर्स को, उसको पता है कि एन क्या है, एल क्या है। सिंपल सी बात है, एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
और एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद क्या देखना होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद -1 कर दो बस। और एंगुलर नोड का तो फॉर्मूला ऐसा है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा एल बस। यानी जो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वही एंगुलर नोड हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से देखो यहाँ पर, रेडियल नोड वर्सेस एंगुलर नोड। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें से डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मेरे को इसकी पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी करवा रहा हूं, जिससे कि आप ये ना कहो कि कोई टॉपिक मिस हो गया है। तो देखो कोई टॉपिक मैंने मिस नहीं किया है, आपको मैं पूरी थ्योरी लिखवा रहा हूं। ठीक है, देखो रेडियल नोड होता है हमारा स्फेरिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो। ठीक है, क्या होता है, ऐसा स्फेरिकल रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो हो, और नोड की भी डेफिनेशन क्या थी, ऐसा रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, लेकिन वहां पर ये नहीं मेंशन किया गया था कि स्फेरिकल रीजन हो। अगर उसमें स्फेरिकल रीजन है तो इसका मतलब वो कौन सा नोड है, रेडियल नोड है। और अगर फ्लैट प्लेन है या कोन है तो क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। जैसे फ्लैट प्लेन्स और कोन्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज इक्वल्स टू एंगुलर नोड। मतलब अगर स्फेरिकल रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो है वो रेडियल नोड है, और अगर वो फ्लैट प्लेन है और कोन है और वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका मतलब वो कौन सा नोड होगा, एंगुलर नोड होगा। ये बात समझ आ रही है। अब आप एक चीज बताओ, कोई भी स्फेयर के लिए क्या फिक्स रहेगा, स्फेयर में हम क्या देखते हैं, डायमीटर और रेडियस, या तो डायमीटर पता हो या रेडियस पता हो। तो यहां पर ये मान के चलो आपको एक चीज पता होगी, तो हम रेडियस मान के चलते हैं। तो देखो रेडियल नोड में नाम से भी पता चल रहा है, रेडियल, रेडियल नाम से याद कर सकते हो, रेडियल मतलब रेडियस। तो यानी कि इसमें क्या चीज फिक्स होगी, रेडियाई। ठीक है ना, नाम से भी पता चल गया ना, रेडियल नोड मतलब रेडियाई फिक्स होगी। और एंगुलर नोड में क्या फिक्स होंगे, एंगल। क्यों, एंगुलर नाम से पता लगाओ, एंगुलर मतलब एंगल आ रहा है ना, तो इसमें क्या फिक्स रहेगा, एंगल्स फिक्स रहेंगे। वैसे भी प्लेन्स और कोन्स में आप देख सकते हो, वैसे उतना मैथमेटिक्स में ना जाओ इसलिए मैंने आपको इजी वे बता दिया है। इजी वे याद करने के लिए किसी भी चीज की शॉर्ट ट्रिक बता दो तो वो हमेशा याद रहती है ना। तो देखो आप नाम से पहचानो, रेडियल रेडियाई, एंगुलर एंगल। ठीक है, इससे आसान तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता। और ये कैसा होता है, स्पेयर होता है। और ये कैसा होता है, फ्लैट प्लेन्स और कोन्स। इतनी बात तो आप याद कर सकते हो। और क्योंकि ये नोड है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होगी बस। अब फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही दिया था, एन माइनस एल माइनस वन, और इसका सिर्फ एल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, मुझे लगता नहीं किसी को भी दिक्कत होगी यहां तक। तो ये तो आप कर लोगे ना, 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स आपको पता है। फॉर्मूलाज देखो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है, रेडियल नोड्स का होता है एन माइनस एल माइनस वन, प्लस एंगुलर नोड क्या होता है, एल। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। यानी अगर मुझे किसी रीजन में चेक करना है और एक स्फेरिकल है और एक एंगुलर मतलब एक कोनिकल है या फिर एक प्लेन है, तो उसमें मुझे चेक करना है तो कैसे करूंगा, पहले तो मैं किसका निकालूंगा, स्फेरिकल वाले का निकाल लूंगा, यानी कि उसका रेडियल नोड निकाल लूंगा। और फिर मैं कोनिकल वाले का चेक कर लूंगा, यानी एंगुलर नोड चेक कर लूंगा। तो अगर मैं ये दोनों चेक कर लूंगा, लास्ट में मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स चाहिए तो क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। रेडियल नोड हुआ एन माइनस एल माइनस वन, प्लस एंगुलर नोड क्या होता है, एल होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो एल से एल कैंसिल, एन माइनस वन, बस वही तो है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आए ना डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ नोड्स का, तो आप ऐसे कर सकते हो। बस शर्त है आपको क्या चेक करना होगा, पहले आप रेडियल नोड निकालो फिर एंगुलर नोड निकालो, दोनों को ऐड कर दो, खत्म बात। फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये दोनों फॉर्मूले याद है ना, बस। तो फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑर्बिटल्स पे चेक करते हैं, ट्राई मारते हैं कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। अब देखो मैंने एक का आपको बताया, दो तीन का मैं आपसे चेक करवाऊंगा। जैसे 1s ऑर्बिटल का मैं पूछूं तो देखो 1s, आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ी है, जिसने नहीं देखी है क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो वो एक बार पीछे जाए और मेरा क्वांटम नंबर वाला लेक्चर देखे, यानी लेक्चर नंबर 7, वो एक बार चेक कर ले, ये लेक्चर नंबर 8 में आने से पहले, क्योंकि तभी आपको क्लियर हो पाएगा। क्वांटम नंबर नहीं समझोगे तो फिर ये चैप्टर आपका बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो यहाँ भी क्वांटम नंबर का यूज है ना, इसीलिए पहले क्वांटम नंबर को रखा था।
समझ रहे हो? ऑफ बाउ से भी पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां पर भी फिर एन प्लस एल एनर्जी रूल लगता है। अब यहां पर देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं। अब आपको पता है एस क्या होता है, एस क्या होता है जल्दी बताओ। स्फेरिकल होता है, मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में सिखा दिया है। एस की शेप क्या होती है, पी की शेप क्या होती है, डी की शेप क्या होती है ना। एस स्फेरिकल होता है यानी रेडियल नोड निकलेगा इसमें, यानी क्या निकलेगा, रेडियल नोड निकलेगा। और वन एस का मतलब ये है कि इसमें एन क्या है, एन की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, है ना, वन हो गई ना एन की वैल्यू। और एल क्या होता था इसके लिए, जीरो होता था। ये मैंने आपको याद रखने का फॉर्मूला भी बताया था। क्या करो, यहां पर लिखो एल, यहाँ एल की वैल्यू लिखनी है जहां पर भी, और यहां लगाते चलो एस पी डी एफ। अब जीरो से वन टू थ्री लिख दो बस, जीरो वन टू थ्री। तो बस यही इसकी वैल्यूज हो गई, यानी एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री। बस इतना आसान है याद करना, इससे आसान तो कुछ और हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। अब देखो, इसमें मुझे एन की और एल की वैल्यू पता चल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है रेडियल नोड का, एन माइनस एल माइनस वन। अब इसमें पुट कर दो, एन कितना है वन, एल कितना है जीरो, वन माइनस जीरो माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, बस। तो इसमें कोई भी रेडियल नोड है ही नहीं, क्यों, जीरो आ रहा है। अब ये तो वन एस के लिए था, ये तो वन एस के लिए था। हम टू एस के लिए चेक करें, थ्री एस के लिए चेक करें, थ्री पी के लिए चेक करें तो अलग मिलेगा, तो अलग मिलेगा, है कि नहीं। जैसे मैं चेक करता हूं थ्री पी के लिए, थ्री पी के लिए। अब इसमें मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या है, थ्री है, एल की वैल्यू क्या है, वन है, पी के लिए। ठीक है ना, ये तो आपको अब पता चल गया ना, समझ आ गया होगा ना। ये याद भी रख सकते हो आप, ऐसे ही याद कर लो। एस के लिए जीरो होती है एल की वैल्यू, पी के लिए वन होती है, डी के लिए टू होती है, एफ के लिए थ्री होती है। ऐसे जीरो वन टू थ्री से याद कर लो, पहले आता है एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस के लिए जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री, एक सांस में याद हो जाएगा। अब इसके लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, कितना हो जाएगा, एन माइनस एल माइनस वन। सॉल्व करो इसको, थ्री माइनस वन कितना आ गया, टू, टू माइनस वन, वन। चेक कर लो इसको एक बार। वैसे तो चेक क्या करना है, आपको समझ भी आ रहा होगा इजीली। ऐसी अगर मैं किसी का भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। थ्री डी का निकालूं एक बार। जैसे थ्री डी में क्या होता है, एन की वैल्यू थ्री है, ठीक है, जो सामने लिखा है वही हो जाएगा ना, नंबर ऑफ शेल्स आपको पता करना आता ही है। और एल की वैल्यू कितनी है, डी के लिए आती थी टू, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एन माइनस एल माइनस वन, यानी कि ये है थ्री माइनस एल की वैल्यू यहाँ पर टू माइनस वन, जीरो। बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। अब इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो है, नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो है, पर मैंने ऐसा नहीं किया कि इसमें कोई नोड ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ नोड इसमें कुछ हो सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा, उसके लिए मुझे इसका, हाँ, एंगुलर नोड चेक करना पड़ेगा ना। अब भाई साहब, अब आ गए आप लाइन पे। और इसमें भी क्या चेक करना होगा, एंगुलर नोड, ठीक है। अब इसमें ही अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं और निकालूं नंबर ऑफ एंगुलर नोड, फॉर्मूला क्या होता था। आप कहोगे इससे आसान फॉर्मूला मैंने आज तक देखा ही नहीं। फॉर्मूला सिर्फ ये है एल, यानी जो भी इसका एल होगा वही इसका नंबर ऑफ एंगुलर नोड होगा। अब इसका एल क्या है, टू, तो बस इसका वही हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने होते तो कितने हो जाते, टोटल कितने हो जाते, जीरो प्लस टू, यानी कि टू। बताओ इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, क्यों, क्योंकि वो नोट्स पढ़ते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है रेडियल नोड क्या है, एंगुलर नोड क्या है। अरे इससे आसान चीज तो कोई हो नहीं सकती, दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, रेडियल नोड का एन माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड का एल, बस। और कुछ भी याद नहीं करना। और कुछ याद कर रहे हो तो आप अपने साथ ही एक तरीके से जस्टिस नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि ये दो फॉर्मूले से काम चल रहा है, एक्स्ट्रा फॉर्मूले क्यों याद करने। प्रैक्टिस करो आप, यही दो फॉर्मूले के अगर 20 क्वेश्चन कर लो, इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड 20 क्वेश्चन कर लो तो वो ज्यादा बेटर है ना। अब ऐसी मुझे इसके लिए बताओ नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
एंगुलर नोड ANG लिख देता हूं मैं इसको, एल ही हो जाएगा। इसका एल कितना था 1, तो इसके लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना है 1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे 1 + 1 2, बस यही तो निकालना था, और निकालना ही क्या था बस। बताओ इससे आसान कोई हो सकता है? अरे जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, अब ऐसे ही देखो, मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे तो मुझे पता है आप कर लोगे, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये वाला। स्टिल मैंने ये रखे हैं ताकि आप बिल्कुल भी छोड़ ना पाओ इस चीज को, क्योंकि ये वाली चीज ऐसी है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते चाह के भी, और मैं तो छोड़ने दूंगा भी नहीं। ठीक है। अब जैसे मैं 2p ऑर्बिटल की बात करूं, यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने हैं, वही फॉर्मूला n - l - 1 लगा दिया। n कितना है 2p के लिए 2, और p कितना है, वो l कितना है p के लिए 1। बस फॉर्मूले में रख दो, 2 - 1 - 1 0, खत्म, खटैक। इससे इजी कुछ हो सकता था? इसका नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना इतना इजी था, बताओ। और अगर इसमें एंगुलर नोड पूछा जाता, नंबर ऑफ एंगुलर नोड पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एल, यानी कितना हो जाएगा 1। और इसका टोटल नंबर ऑफ नोड भी 1 ही आएंगे, क्योंकि वो तो 0 है। 0 + 1 = 1। ठीक है। तो देखो, अगर आप नीट के और अगर आपकी कैलकुलेशन भी वीक है, तो भी ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी भी नहीं है। क्या करोगे कैलकुलेशन ज्यादा करके, ये तो आराम से हो ही है। अब ये देखो 3D वाला मैं अभी आपको बताया भी था, 0 आया था इसका नंबर ऑफ रेडियल नोड। फिर मैंने इसका नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकाल के आपको दिखाया था, है ना। यहाँ देखो, सारी चीज आपको करवाई जा रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें करवाई जा रही है, एक भी चीज नहीं छोड़ी गई है अभी तक। यहाँ तक कि जरूरत थोड़ी थी मुझे रेडियल नोड और एंगुलर नोड को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की, कि मैं उसमें डिफरेंस भी आपको बताऊं, लेकिन स्टिल मैंने करवाया कि कहीं आपके एग्जाम में ना आ जाए। क्योंकि क्लास 11th के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नीट से भी ज्यादा। नीट में भले ही ये आए ना आए, पर क्लास 11th में ये पूछ लेते हैं। थ्योरी में आता है कई बार, क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है, MCQ में आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, मतलब ये आता है। तो इसीलिए इसको मैंने रखा है। ठीक है, तो 3D का आपको पता चल गया। अब एक क्वेश्चन करो इसी बात पे, देखते हैं आपको कितना समझ आया। द ऑर्बिटल विद 2 रेडियल एंड 2 एंगुलर नोड इज। अब देखो, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, और मुझसे पूछा है कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें 2 रेडियल और 2 एंगुलर नोड है। 2 रेडियल 2 एंगुलर नोड है, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों की वैल्यू आनी चाहिए 2। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स उसमें कितने हो जाएंगे 4। लेकिन वो 4 तो होंगे, लेकिन वो दोनों बराबर होने चाहिए, दो दो होने चाहिए। ठीक है, कहीं ये मत कर देना कि एक का 1 आ रहा है, एक का 3 आ रहा है, या एक का 0 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, तो वो हो गया नहीं। दोनों के बराबर आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। और टोटल 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों का 2 है। अब इससे मेरे को एक चीज समझ आई, इससे मुझे एक चीज समझ आई, रेडियल नोड होता है n - l - 1। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 2। और ये होता है एल, जिसकी भी वैल्यू क्या होगी 2। बताओ ठीक लिख रहा हूं या नहीं? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n - l - 1, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एल की वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इसको उठा के इसमें रख दूं, अगर मैं इसको उठा के इसमें रख दूं, तो कितना आएगा, n - 2 - 1 = 2। और n कितना आ जाएगा, ये हो गया -3, उधर जाके जुड़ गया 5। तो n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसमें से देख लो किसकी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, 5D और 5F। अच्छा, 2 ऑप्शन आ गए, तो फिर अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन नहीं होते, एक ही ऑप्शन दिया होता 5 वाला, तो मैं कर सकता था। अब चूंकि 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मुझे एक एक को चेक करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, एक एक को चेक करो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, बट कोई बात नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, एग्जाम में ये वाली ट्रिक चल जाती है। यहाँ पर देखो, चेक करो 3p के लिए। 3p के लिए क्या होगा, फर्स्ट वाले में n की वैल्यू क्या होगी 3। l की वैल्यू क्या होती है p के लिए, अभी याद करवाई 1। तो तो देखो, l की वैल्यू 1 है, ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 2 एंगुलर नोड बोले है ना, l की वैल्यू 2 होनी चाहिए ना, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहीं कट गया। सेकंड वाला देखो, 5D, इसमें देखो
एन की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू है 2। तो हाँ, ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ये हो सकता है। क्यों? अब इसको चेक करते हैं। एन माइनस एल माइनस वन करके रेडियल नोड, आर एन लिख देता हूँ रेडियल नोड को, एन माइनस एल माइनस वन। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वो वाला फॉर्मूला, एन माइनस एल माइनस वन वाला। तो ये एन, ये एल, ये माइनस वन। 5 - 2 - 1, 5 - 3 यानी 2। तो ये तो सेम हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बस। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कर भी सकते हो। जैसे 5F का देख लो, एक बार और देख लेते हैं। कंफ्यूजन इसी में होती है सबको। ये तो सबको पता, तो या तो 5D होगा या 5F होगा। क्यों? हमने वहां से चेक कर लिया था, हमने वहां से चेक कर लिया था, तो आइडिया तो हमें लग गया था कि इन दोनों में से होगा। ये फर्स्ट और फोर्थ तो हो नहीं सकता किसी भी हाल में, तो होगा तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। अब सेकंड वाले का आंसर मुझे पता भी चल चुका है, स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कहीं दो ऑप्शन तो नहीं है आंसर में। तो देखो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू है एफ के लिए 3, ठीक है ना। अब देखो रेडियल नोड निकालते हैं इसमें। एंगुलर नोड 3 आ गया, पहली बात ये पहले ही गलत हो गया है, पहले तो ये पहले ही गलत हो गया है। और रेडियल नोड 5 - 3 - 1 निकालो, वो 1 आ रहा है, वो भी गलत हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा हमारा? सिर्फ सेकंड। तो आंसर क्या है? 5D। ठीक है, कैसे निकाला ये आपने चेक कर लिया ना। हम्म अगर किसी क्वेश्चन में देखो, यहां हम कंफ्यूज हो रहे थे 5D और 5F में, किसी क्वेश्चन में एक ही होता 5 वाला तो वही हो जाता। तो आप यहां से ये वाली शॉर्ट ट्रिक से इजीली कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक भी क्या, जो उन्होंने बताया हमने उसी से निकाला है ना, कि एन की वैल्यू 5 होनी चाहिए, एल की वैल्यू पता ही चल रही है, एंगुलर नोड 2 है तो, है ना। अरे बोलो जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी कहो, सुबह पनवेल भी निकलना है। वही वाला मीम याद आ गया। अब देखो नेक्स्ट आता है रूल्स फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अब देखो, फिलिंग करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए 3 रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड आता है मेरा हेंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से ऑफ बाउ प्रिंसिपल है, इसको आप मार्क करके चलो कि एक दो एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्लास 11th में आ जाता है। ठीक है, और क्लास 11 का एग्जाम आप सबको देना है, इसलिए मैं क्या कहूंगा, इसको तो करके ही चलो। ये मत सोचो हमें आता है आता है आता है। अरे देख लो क्या दिक्कत है, आता है तो लिख लो। अगर आपको आता है तो आप लिखो ना, आपके हाथ में पेपर है, आपके हाथ में पेन है, लिखो जल्दी से। देखो हमारा आता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? डायग्राम। वो डायग्राम कैसे बनेगा, वैसे मैं आपको रफली बना के दिखा देता हूं। मैं आपको वैसे बना के भी लाया हूं डायग्राम, इसका जो परफेक्ट डायग्राम है वो बना के भी लाया हूं। पहले मैं आपको रफली बना के दिखाता हूं, फिर आपको उसमें समझ आ जाएगा, या नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरा वाला डायग्राम भी दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश रहेगी मैं यही आपको समझा दूं, नहीं तो मैं आपको परफेक्ट डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, उस डायग्राम को बनाते कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूं पहले। ये आप भी बना सकते हो 2 से 3 मिनट में, सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखो 1s। आपको पता है सबसे पहले 1s आता है, इतना तो याद ही होगा यार, इतना तो सबको याद है। ठीक है, 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 3s आता है, फिर 4s, 5s, फिर 6s, फिर 7s। ये मैंने लिख दिया 1 से लेके 7s तक। अब देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे पी वाले लिखने, और पी 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ऐसे याद करो, पहले मैंने 1 से 7 लिखे, अब 2s के सामने 2 से पी को स्टार्ट करेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ऐसे लिखते चलेंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा, या फिर इसको भी आप छोड़ दो 7p को अभी। यहां पर देखो, अब डी स्टार्ट होता है 3 से, तो डी स्टार्ट होता है कहां से, 3 से, तो 3d, फिर उसके बाद 4d, फिर 5d, फिर 6d। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ को स्टार्ट करेंगे 4 से, तो 4f और 5f, एफ में दो ही आते हैं बस, 4f और 5f।
इसको हम लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज भी बोलते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है, और आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा क्या है, आपका थर्ड चैप्टर ही होता है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और क्लास 10th में भी आता है। अगर आप एसएससी से पढ़ के आए हो, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ के आए हो, तो क्लास 10th का सेकंड ही चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और नहीं तो आप क्लास 11th में, इतना तो आइडिया आपको होगा पीरियोडिक टेबल का, है ना। अब देखो, ये मैंने बना दिया। अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें देखो क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 2s में आएगा, फिर उसके बाद किस में आना चाहिए, 3s, 2p में आएगा, वेरी गुड, फिर 3s में आएगा, फिर ये जाएगा दोबारा से 3p में आएगा, 3p से होता हुआ 4s में आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। 1s, 2s, 2s के बाद गया 2p में, फिर आते हुए आते 3s में आया। फिर इस तरीके से ये तीर टाइप घूम रहा है, तीर टाइप घूम रहा है। फिर उसके बाद देखो इसमें आएगा 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर अब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे तो सो ऑन चलता रहेगा। अब ये डायग्राम अगर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बना बनाया डायग्राम भी दिखा देता हूँ। बनाना कैसे, ये आपने सीख लिया। एक सेकंड, कहाँ गया वो डायग्राम। हाँ, ये देखो, जैसे मैंने बनाया था पहले 1s से लेके 7s तक, मैंने 7s तक बताया था, यहाँ 8s तक लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने वो सब लिख दिया। मैंने 6p तक बताया था, यहाँ 7p तक लिखा है, बड़ा डायग्राम है आपका, ठीक है। 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक है। जैसे हमने लिखा, फिर 4f, 5f, एफ में दो ही आते हैं, ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया था। डी में 6 तक ही है। अब देखो इसकी फिलिंग कैसे हुई, पहले गया 1 में, फिर 1 से आया 2s में, फिर 2s से गया 2p में, होते होते 3s, फिर 3s से गया 3p में, होते होते 4s, फिर 4s से गया कहाँ, 3d में, फिर 3d से होते हुए 4p, 4p से बाद 5s, 5s के बाद गया फिर 4d, 4d से 5p, 6s, तो ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने आपको n+l रूल नहीं बताया, अभी मैंने आपको n+l रूल नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि पहले मैं आपको इजी वे से याद करना तो सिखा दूं। पहले आप जिस चीज के लिए आए हो वो पहले इजी वे से तो सिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक बताता हूँ n+l क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटा नंबर और इजी मुत्थल क्वांटा नंबर को ऐड करके कौन सा रूल लगाते हैं, वो बाद में करेंगे n+ रूल वाला। पहले हम सिंपल समझ लेते हैं इसको, कैसे इसकी फिलिंग करते हैं, एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, और कैसे 1s 2s को अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या आया यहाँ पर, 1s। सबसे पहले क्या आया, 1s। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2s, एंड देन 2p, ठीक है ना। 1s, फिर 2p, फिर 2p के बाद आया 3s, फिर 3s के बाद क्या आएगा, 3p, फिर वहां से देख के बताओ 3p के बाद क्या आ गया, 4s आ गया, फिर 4s के बाद क्या आ गया, 3d आ गया, फिर 3d के भी बाद क्या आ गया, 4p आ गया, और 4p के भी बाद क्या आया, 5s आ गया, और 5s के बाद क्या आ गया, 4d आ गया, फिर 5p आया, फिर 6s आया, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, ठीक है। इतना याद रख लोगे वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 7s तक याद कर लिया बहुत है, बस उतनी लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। मैक्स टू मैक्स 60 70 इतना कर सकते हो आप। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। एस में कितने आ सकते हैं, 2। पी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये हम क्वांटम नंबर्स में सीख चुके हैं, कितने आ सकते हैं, 6। डी में कितने आ सकते हैं, 10। एफ में कितने आ सकते हैं, 14, ठीक है। इतने ही आ सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते, या आ सकते हैं इससे ज्यादा, ये एक बात हो गई।
अब मैं आपको एन प्लस एल रूल बता देता हूँ। ये पहले मैंने आपको सिंपली सिखा दिया ऑर्डर। ये मैंने पहले आपको क्या सिखा दिया, सिंपली ऑर्डर सिखा दिया। अब देखो एन प्लस एल रूल कब लगता है और क्यों लगाते हैं। कभी भी एक चीज ध्यान करो, नोट करो। कई बार क्या होगा ना आपका, जो आप एन प्लस एल रूल लगा रहे हो, ये वाला, कई बार क्या होगा किसी ना किसी केस में दोनों का एन प्लस एल रूल सेम आ जाएगा, दोनों का एन प्लस एल सेम आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, इसी में से देख लो ना, जैसे 3s है और 2p है, सेम है ना। 3s और 2p के लिए एन प्लस एल सेम है। जैसे 3s के लिए कितना आएगा एन प्लस एल, इसका एन हो गया 3 और एल हो गया 0, तो 3। और अगर इसके लिए देखूं 2p के लिए, इसका एन हो गया 2 और इसके लिए एल होता है 1, तो 2 + 1 3 हो गया। तो दोनों का एन प्लस एल सेम आ गया, 2s के लिए, 3s के लिए भी और 2p के लिए भी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर यह कहा जाता था कि जो एन प्लस एल रूल है उससे हम पता लगाते थे कि इससे हम बढ़ते हुए क्रम में, इससे हम एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो अब इस केस में क्या करोगे, जब यहां पर एन प्लस एल सेम है, अब आप फंस गए। आप 2p को पहले रखें या 3s को पहले रखें, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। हम्म तो देखो इसमें यह कहा गया कि अगर दोनों का एन प्लस एल सेम आ जाए, किसी भी दो का एन प्लस एल सेम आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम एन चेक करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करते हैं। तो उसमें फिर मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, इफ एन प्लस एल इज इक्वल फॉर बोथ केसेस, देन check the value of n to determine the arrangement या टू चेक द अरेंजमेंट। अब देखो जिसका n छोटा होगा, जिसका n छोटा होगा वो क्या होगा, वो पहले आएगा। तो जिसका भी n क्या होगा, छोटा कम होएगा, वो क्या आएगा, वो फर्स्ट आएगा। या छोड़ो, थ्योरी लिखते ही नहीं है इसकी, बस इतना याद रख लो कि जिसका भी n छोटा होगा वो उसको पहले अरेंज किया जाएगा, और जिसका भी n बड़ा होगा उसको बाद में अरेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ, थ्योरी आपको ज्यादा याद करवानी ही क्यों है। जैसे 2s और 3p में हमने देखा कौन पहले आता है, 2s पहले आता है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू इसमें 2 है जो कि छोटी है 3 से। ठीक है, तो कौन पहले आया, 2s। ऐसी अगर मैं 3d और 4p में चेक करूं, इसमें भी देखो n प्लस एल रूल लगाऊं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 + 2 5 हो गया। और इसमें n प्लस एल कितना आ रहा है, 4 + 1 5 हो गया। दोनों में सेम आ रहा है, दोनों में सेम ही आ रहा है ना। तो आप किसको पहले रखेंगे, जिसमें एन की वैल्यू कम है, जिसमें एन की वैल्यू कम है। तो यहां पर पहले कौन आता है, 3d। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। एक बार एन प्लस एल में आपको पढ़वा भी देता हूं, जो पीपीटी में मैं लिख के लाया हूं। एनर्जी ऑफ सबशेल्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, डिफरेंट सबशेल्स हैव डिफरेंट एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल पे। ये एन हो गई, ये एल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट होती है। तो ये आपको चेक करना होता है। कैसे चेक करना था ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैंने ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी बता दिया है, एन प्लस एल रूल को कैसे करना है मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया है, आप समझ सकते हो। ये हमारा एन प्लस एल रूल है। तो जिसकी भी एनर्जी कम होगी, यानी जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी, उसको पहले रखेंगे। यहाँ देखो, टू सब शेल विथ सेम एन प्लस एल वैल्यू, अगर सेम हो जाए तो उस केस में मैंने बताया क्या चेक करते हैं, एन चेक करते हैं, जिसका कम होता है वो पहले आता है। तो सब शेल विद लोअर एन वैल्यू हैज लोअर एनर्जी। ये अभी हमने देख ही लिया। एक बार इसको चेक करो एक और बार, मैं थोड़ा सा और टाइम देता हूं आपको।
ठीक है ना, क्योंकि ये समझ आना बहुत जरूरी है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब एक एक दो मैं आपसे वो पूछ लूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता पाओगे? मुझे लगता है आप बता पाओगे। जैसे मुझे बताओ आप, सोडियम के लिए, 11 सोडियम के लिए क्या होती है? आप कहोगे सिंपल, इतनी इजी पूछ रहे हो सर। अरे तो सबको पता है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1s से, फिर कहाँ से करेंगे 2s से, फिर 2p से, फिर 3s से, फिर 3p, ऐसे आता है। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं वो देख लो। s में कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। 2s में कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं, छह आ सकते हैं। s में कितने आ सकते हैं, वन आ सकते हैं। बताओ हाँ के ना, बताओ हाँ के ना। सही है। अब एक बताओ मुझे, कैल्शियम की, तो सेम यहाँ तक तो सेम ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब मैं डायरेक्ट लिखता चल रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ना। आपको भी आता ही होगा वैसे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो आप जानते ही हो। तो कितना हो गया, 4 और 6 10 12 18। अभी भी दो बचते हैं, तो वो दो किस में आएंगे, 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है। तो 4s2। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो ना एनर्जी लेवल, मैंने आपको बताया 3p के बाद क्या आ रहा है, 4s, 4s के बाद 3d। अब डी सब शेल पे जाते हैं, 22। या छोड़ो, और कौन सा लूँ, 22 तो बहुत हल्का हो गया, थोड़ा हैवी लेते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। मैं सीधा लेता हूँ 26 Fe, हाँ। अब ये क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। अभी भी 16 बाकी है, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, 20 तक। अब इसके बाद अगले जो 6 इलेक्ट्रॉन्स मुझे भरने हैं वो किस में आएंगे, तो देखो 4s के बाद आता है आपका 3d। एन प्लस एल रूल लग गया, एन प्लस एल रूल 3d के लिए 5 होता है। ठीक है ना, एन प्लस एल की वैल्यू 5 हो गई 3d के लिए, 4s के लिए कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 के बाद 5 आएगा ना, तो यहाँ पर 3d। अब आप कहोगे 4p क्यों नहीं आ रहा है, उसकी भी एन प्लस एल वैल्यू 5 है। अरे तो हमें नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करनी है ना, एन की वैल्यू चेक करनी है ना, तो एन की वैल्यू इसमें कम थी इसलिए 3d को पहले रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3d6, बस। हो गया। आपने कहा भाई हाँ, मजा आ गया। अब एक दो एक्सेप्शंस है जिसको हम स्टेबिलिटी से देखते हैं, स्टेबिलिटी की वजह से एक दो एक्सेप्शंस आते हैं। उसको जब हम स्टेबिलिटी वाला पार्ट करेंगे तब समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी भी आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अगर मैं आपसे पूछूं 24 क्रोमियम की क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? इसमें आपको दो अपवाद याद रखने हैं, 24 क्रोमियम, दो एक्सेप्शन, और 29 कॉपर। ये आपको याद करके चलने हैं, क्रोमियम की और कॉपर की। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर लिखूं मैं इसकी, तो लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। आप कहोगे ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है। कैसे? आपने एकदम से इलेक्ट्रॉन्स गिनने स्टार्ट किए, यहाँ तक 20 और फिर 4, 24। आप कहोगे सही तो है, और बात भी सही है। और इसकी आप क्या लिख दोगे, इसकी क्या लिख दोगे, इसकी आप ऐसी 3d9 लिख दोगे, 4s2 3d9, लेकिन वो गलत हो जाएगी। वो गलत हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर करके, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ आप जो 4s2 3d9 लिख रहे हो वो गलत है, और यहाँ आप 4s2 3d4 लिख रहे हो वो भी गलत है। ऐसा क्यों होता है कि हम इसकी 4s2 3d4 नहीं लिखते और इसकी 4s2 3d9 नहीं लिखते? क्यों होता है ऐसा? अब क्वेश्चन तो ये है, सबको पता है कि ऐसा नहीं होता है। सबको पता है हम 4s1 3d5 लिखते हैं और इसकी 4s1 3d10 लिखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। तो इसके पीछे रूल आता है स्टेबिलिटी का, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का। एक सेकंड। अच्छा, पेज खत्म हो गया ना, कोई नहीं, मैं साइड में बता देता हूँ। देखो, इसका सही होगा 4s1
3D5, 4s1 3D5 और इसका हो जाएगा 4s1 3D10। समझ पा रहे हो थोड़ा सा? अब ऐसा क्यों होगा, इसके लिए मैं आपको हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी का बताता हूं। देखो, जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, लास्ट में आ रहा है 3D5, यहाँ लास्ट में आ रहा है 3D10। तो जब आप यहाँ देखोगे 4s और 3D का बनाओगे, 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और 3D में 5 होते हैं। 3D में कितने होते हैं? 5 हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब इसमें जब मैंने 3D4 लिया तो यहाँ 4 आएंगे और यहाँ 2 आएंगे, ठीक है, जो आप पहले लिख रहे थे 4s2 3D4। अब जैसे ही मैं 4s2 3D4 लिख रहा हूँ, क्या ये स्टेबल हुआ? क्या ये हाफ फील्ड था? नहीं, हाफ फील्ड नहीं हुआ है। हाफ फील्ड कब होगा? जब यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी यहाँ से निकाल के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दूं, तो क्या ये हाफ फील्ड होगा? आपने कहा। तो फिर इसमें से आप कहोगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो फिर, अरे 4s भी तो तब भी हाफ फील्ड रहेगा ना। तो दोनों हाफ फील्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दोनों हाफ फील्ड होंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड होने का कॉन्सेप्ट है सिर्फ कि यहाँ पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन 3D शेल में चला जाता है, जिससे कि वो क्या करता है, खुद को हाफ फील्ड कर लेता है, यानी स्टेबल बना लेता है। और कभी भी जो हाफ फील्ड होते हैं, फुल्ली फील्ड होते हैं, वो नॉर्मली बाकी सबसे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ऐसी में ये 4s1 वाला था, ये 4s, ये 3D5 वाला। अब ये 4s1 और ये 3D10 वाला। अब कॉपर के लिए देखो, कॉपर के केस में भी सेम चीज है। यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, पहले पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने भी क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, फुल्ली फिल्ड हो गया। फुल्ली फिल्ड यानी और भी ज्यादा स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शन। ये याद करके चलना, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर का लिखने के लिए आता है आपका पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रीजन पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन क्या है कि हाफ फील्ड होके क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। और ये कॉपर वाला फुल्ली फील्ड होके स्टेबल हो जाता है। इससे आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आया? दिमाग में कुछ घुसा? चलो ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पॉली एक्सक्लूजन रूल हम करेंगे, हेंस रूल बाय मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अच्छा, क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन करवा देता हूँ। अभी क्वेश्चन बाकी है, रुक जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स? अब ये हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम कैसे चेक करते थे? N+L रूल से चेक करते थे। याद करो, याद है कि भूल गए? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? नहीं नहीं, इतनी जल्दी भूलने नहीं दूंगा। देखो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में 2s 3s 4s 3p गलत हो गया। N+L रूल फॉलो ही नहीं हो रहा। 2s के बाद क्या आता था? 2p आता था, अभी तो देखा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड देखो 4s 3s, अरे ऐसा हो सकता है 4s पहले आए और 3s बाद में आए? अरे ये पॉसिबल ही नहीं है, 3s पहले आएगा कभी भी, और 2s तो उससे भी पहले आएगा। ये भी गलत। देखो यहाँ है 2s फिर 3s फिर 3p फिर 4s। क्या ये चीज पॉसिबल है कि 2s हो फिर 3p हो, 3s हो फिर 3p हो फिर 4s हो? हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि यहाँ 2p लिखा नहीं है। आना क्या चाहिए था? पहले 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s। लेकिन अगर यहाँ पर 2p नहीं लिखा है, उस वे से अगर मैं देखूं, अगर इसमें कंपैरिजन करना हो तो ये सही है, कंपैरिजन वाइज तो ये सही लिखा है। आना 2s के बाद 2p चाहिए था, फिर 3s फिर 3p फिर 4s चाहिए था, लेकिन ऑर्डर सही लिखा है। ऑर्डर तो सही लिखा है ना एनर्जी के हिसाब से। ऐसे यहाँ देखो 4s 3p 3s 2s, यहाँ 2s सबसे लास्ट में लिखा है, जबकि ये पहले आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है 2s 3s 3p 4s वाला। N+L रूल देख लो ना, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए भी 4, ऐसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इफ n इक्वल्स 6, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। क्वेश्चन छोड़ो, बस ये देखो 6 के लिए बताना है। 6 के लिए कहां से स्टार्ट होगा? कभी भी s से स्टार्ट होगा। और हमने देखा था 6s के बाद क्या आ रहा था? हमारा f आ रहा था, यानी कौन सा आ रहा था? 4f आ रहा था। फिर क्या आता था? फिर 5d आता था। फिर क्या आता था? p आता था।
फिर पी आता था ना लास्ट में 6p। बोलो जल्दी, यही होता था ना। n प्लस एल रूल से देखो 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, लेकिन 6s तो पहले आ चुका था। 6s तो पहले आ चुका था। उसके बाद का अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर इन दोनों का सेम है। नहीं, यहाँ 7 है ना, 4 + 3 7। हाँ, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7 और इसका भी 7। यहाँ 6 है। हाँ तो सही है, 6 7 7 7। अगर इन तीनों का 7 है तो क्या चेक कर लो, एन चेक कर लो, एन सबसे कम इसमें ये आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। हाँ ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर देख लो किसमें बन रहा है। तो ये है NS n-2, यानी 6 - 2 4f। यहाँ पर 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5d। यहाँ पर 6p। तो ये तो सही है फर्स्ट वाला। बाकी के चेक करूं तो NS यानी 6s, उसके बाद क्या आ रहा है, 5d नहीं, 4f आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ऐसी सी वाला देखो 6s और ये होना चाहिए 4f। ये 6p पहले आ गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है बस, ए। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं, और करवा भी दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। बहुत सारा पार्ट आपका मैंने करा दिया है, थ्योरी का तो लगभग मैक्सिमम पार्ट अब हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।